नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प सवालों पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास सिविल सेवा परीक्षा के स्तर के कुछ करंट अफेयर्स पर आधारित एमसीक्यूज हैं। और हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब बताना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सवाल बनते कैसे हैं, कैसे परीक्षक अखबार की एक खबर उठाकर उसे इतिहास या अर्थव्यवस्था के स्टैटिक ज्ञान से जोड़कर एक मुश्किल सवाल बना देता है। बिल्कुल। आज हम यही देखेंगे कि कैसे हमारे आसपास की हर खबर, चाहे वो अदालत का एक फैसला हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता, उसमें सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक गहरा सवाल छिपा होता है। हम इन खबरों की परतें हटाकर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, जो सीधे अर्थव्यवस्था और बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़ा है। जरूर। तो मामला ये है कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क के एक मुकदमे को खारिज कर दिया। ये मुकदमा वजन घटाने वाली एक दवा के पेटेंट से जुड़ा था और अदालत ने भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3D का हवाला दिया। तो सवाल इसी धारा 3D के बारे में है। इसमें 3 कथन हैं। पहला, कि ये धारा कहती है कि किसी ज्ञात पदार्थ के नए रूप की खोज पेटेंट योग्य नहीं है जब तक कि उसकी प्रभावकारिता, मतलब असर करने की क्षमता में कोई खास बढ़ोतरी न हो। ठीक है। दूसरा कथन है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोवार्टिस बनाम भारत संघ मामले में इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और तीसरा, इसका उद्देश्य एवरग्रीनिंग को रोकना है, मतलब जिससे कंपनियां दवाओं में छोटे-मोटे बदलाव करके अपने पेटेंट का समय बढ़ाती रहती हैं। सही उत्तर है बी, यानी केवल कथन 1 और 3 सही है। अब यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। दूसरा कथन, जो सुनने में काफी निर्णायक लगता है, वो गलत क्यों है? यहीं पर परीक्षक ने एक कह सकते हैं कि जाल बिछाया है। दूसरा कथन बिल्कुल उल्टा है। असल में 2013 के ऐतिहासिक नोवार्टिस बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 3D को असंवैधानिक नहीं बल्कि पूरी तरह से संवैधानिक ठहराया था। उन्होंने इस धारा की वैधता को बरकरार रखा। ये भारतीय पेटेंट कानून के लिए एक मील का पत्थर था। अच्छा, तो कोर्ट ने असल में इस धारा का समर्थन किया था। लेकिन क्या दवा कंपनियों का ये तर्क जायज नहीं है कि अगर उन्हें ऐसे छोटे-मोटे सुधारों के लिए भी पेटेंट नहीं मिलेगा तो फिर वो रिसर्च और इनोवेशन में इतना भारी निवेश क्यों करेंगी? क्या इससे नई दवाओं की खोज धीमी नहीं पड़ जाएगी? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यही इस पूरे मुद्दे का केंद्र है। अदालत ने भी इस पर विचार किया था। देखिए, फैसला कैंसर की दवा ग्लीवेक पर था। नोवार्टिस ने दवा के एक नए रूप के लिए पेटेंट मांगा था, लेकिन अदालत ने कहा कि यह नया रूप दवा के असर में कोई खास सुधार नहीं करता है, इसलिए यह पेटेंट के लायक नहीं है। अदालत का तर्क यह था कि धारा 3D का उद्देश्य इनोवेशन को रोकना नहीं है, बल्कि असली इनोवेशन को नकली इनोवेशन से अलग करना है। मतलब असली खोज और मामूली बदलाव में फर्क करना जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर तीसरा कथन, एवरग्रीनिंग की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। एवरग्रीनिंग का मतलब है कि कंपनियां अपनी 20 साल की पेटेंट अवधि खत्म होने से ठीक पहले दवा में एक छोटा सा बदलाव करती हैं और एक नया पेटेंट मांग लेती हैं। इससे उनका एकाधिकार बना रहता है और दवाएं महंगी बनी रहती हैं। धारा 3D इसी प्रथा पर रोक लगाती है ताकि जेनरिक दवाएं बाजार में आ सकें और कीमतें कम हों। तो ये तो हुई प्रीलिम्स की बात, जहां नोवार्टिस केस और धारा 3D की सही जानकारी जरूरी है। अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो मेंस के लिए इसका क्या महत्व है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये GS पेपर 3 के बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे के तहत आता है। मेंस में एक बहुत ही क्लासिक सवाल बन सकता है। आलोचनात्मक विश्लेषण करें, क्या भारतीय पेटेंट कानून में धारा 3D जैसे प्रावधान दवा कंपनियों के नवाचार को हतोत्साहित करते हैं या वे सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक अनिवार्य साधन है? तब आपको दोनों पक्षों पर तर्क देने होंगे। एक तरफ दवा कंपनियों का R&D में निवेश और दूसरी तरफ आम लोगों की सस्ती दवाओं तक पहुंच। बहुत बढ़िया विश्लेषण। तो हमने देखा कि कैसे एक कानून देश के अंदर लोगों के स्वास्थ्य और कंपनियों के मुनाफे के बीच संतुलन साधता है। अब देखते हैं कि देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपने आर्थिक हितों के लिए कैसे संतुलन बना रहा है। सही दिशा है। अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है। खबर यह है कि भारत और रूस, भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी AEU के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमत हुए हैं। सवाल AEU के बारे में है। 3 कथन है।
पहला, ये एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन है। दूसरा, इसके सदस्य रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया और किर्गिस्तान है। और तीसरा, चीन इसका संस्थापक सदस्य है। सही उत्तर है ए, यानी केवल 1 और 2 सही हैं। दिखने में तो ये सवाल बहुत सीधा लगता है ना? हाँ, ये तथ्यात्मक है, लेकिन इसका जाल बहुत आम है। परीक्षक अक्सर किसी बड़े पड़ोसी देश का नाम डालकर उम्मीदवार को भ्रमित करने की कोशिश करता है। यहाँ चीन को संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जो कि गलत है। चीन ईईयू का सदस्य नहीं है, हालांकि वो इस ब्लॉक का एक बहुत बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ईईयू की स्थापना 2014 में हुई थी और इसके 5 सदस्य वही देश हैं जिनका जिक्र दूसरे कथन में है। तो इस जानकारी का विश्लेषण के स्तर पर क्या महत्व है? मेन स्पेस पर कैसा सवाल बन सकता है? यह सीधे जीएस पेपर 2 के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह टॉपिक से जुड़ता है। मेंस में प्रश्न सतही नहीं होगा। वो पूछ सकते हैं, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए क्या रणनीतिक और आर्थिक महत्व रखता है। संबंधित भू राजनीतिक चुनौतियों पर भी चर्चा करें। मतलब सिर्फ व्यापार के आंकड़ों से आगे बढ़कर सोचना होगा? बिल्कुल। इसके उत्तर में आपको कई आयामों को छूना होगा। आर्थिक रूप से यह मध्य एशिया के 183 मिलियन लोगों के बाजार तक पहुंच प्रदान करता है, लेकिन रणनीतिक रूप से यह और भी महत्वपूर्ण है। यह रूस के साथ हमारे पारंपरिक संबंधों को एक नई आर्थिक ऊर्जा देगा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, यह उस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भारत को एक अहम भूमिका देगा। और क्या कोई और गहरा पहलू है जिसे हम यहाँ देख सकते हैं? हाँ, एक और गहरा कनेक्शन है। हमें यह भी देखना होगा कि इस समझौते से भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को कैसे बल मिलेगा, खासकर तब जब अफगानिस्तान के हालात की वजह से जमीनी रास्ते लगभग बंद हैं। क्या ये समझौता ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा खोल सकता है? ये हैं वो गहरे सवाल जो मेंस में आपके उत्तर को दूसरों से अलग करेंगे। ये वाकई एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। तो ये बात हुई भारत की भविष्य की भू राजनीतिक रणनीति की। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उस शख्सियत की बात करते हैं जिसने आधुनिक भारत की संवैधानिक और सामाजिक रणनीति की नींव रखी। डॉक्टर अंबेडकर की ओर। जी। अगला प्रश्न आधुनिक भारतीय इतिहास से है। संदर्भ ये है कि 6 दिसंबर को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सवाल उनके योगदानों पर है। पहला कथन, उन्होंने दलित वर्गों में शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। दूसरा, उन्होंने वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में कार्य किया। और तीसरा, उन्होंने दलित वर्गों की ओर से पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसका सही जवाब डी है, यानी तीनों कथन सही हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये उनके जीवन के 3 अलग-अलग लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को छूता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में हुई थी। फिर 1942 से 1946 तक वाइसरॉय की परिषद में श्रम सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारत में काम के घंटे 14 से घटाकर 8 घंटे तय करवाए। और पूना पैक्ट, वो तो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। हाँ, 1932 का पूना पैक्ट, जो गांधी जी के अनशन के बाद उनके और मदन मोहन मालवीय के बीच हुआ था, एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण घटना है। ब्रिटिश सरकार के कम्युनल अवार्ड ने दलित वर्गों को एक अलग निर्वाचक मंडल दिया था। अंबेडकर कड़ी बातचीत के बाद आरक्षित सीटों की एक बड़ी संख्या के बदले में अलग निर्वाचक मंडल की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। तो ये तो हुई प्रीलिम्स की बात। मेंस में उनके योगदान को कैसे देखा जाएगा? ये तो जीएस पेपर 1 का एक सीधा टॉपिक लगता है। हाँ, लेकिन मेंस में सवाल विश्लेषणात्मक होगा। वे पूछ सकते हैं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर केवल एक दलित नेता ही नहीं, बल्कि एक आधुनिक भारत के निर्माता भी थे। उनके सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक योगदानों के प्रकाश में इस कथन का मूल्यांकन करें। मतलब उनके योगदान को एक व्यापक दायरे में देखना होगा, सिर्फ दलितों के नेता के रूप में नहीं। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ दलित रुखान की बात नहीं करनी होगी। आपको उनके श्रम सुधारों का उल्लेख करना होगा, महिला अधिकारों पर उनके विचारों और हिंदू कोड बिल कर उनके अथक काम का जिक्र करना होगा, और निश्चित रूप से संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका। यह उनकी बहुआयामी शख्सियत को समझने की मांग करता है। तो अंबेडकर ने आधुनिक भारत की नींव रखी। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की सुरक्षा की नींव की, और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इसमें क्या भूमिका निभा रही है। एक अच्छा कनेक्शन है। अगला सवाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खासकर रक्षा प्रौद्योगिकी से है।
खबर ये है कि डीआरडीओ ने एक लड़ाकू विमान के एस्केप सिस्टम का रॉकेट स्लेज परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। सवाल रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज यानी आरटीआरएस सुविधा के बारे में है। 3 कथन है। पहला, यह एक ग्राउंड आधारित परीक्षण सुविधा है जो हाई स्पीड उड़ान की नकल करती है। दूसरा, ये सुपरसोनिक गति पर महत्वपूर्ण प्रणालियों के परीक्षण की अनुमति देता है बिना वास्तविक विमान को जोखिम में डाले। और तीसरा, ये सुविधा चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी TBRL में स्थित है। इसका भी जवाब डी है, मतलब सभी सही है। ये प्रश्न दिखाता है कि परीक्षा अब सिर्फ मिसाइलों और टैंकों के नाम नहीं पूछती, बल्कि उनके पीछे की परीक्षण तकनीक पर भी ध्यान दे रही है। RTRS, आप इसे एक तरह का ग्राउंड बेस्ड फाइटर जेट समझ सकते हैं। इसमें रॉकेट से चलने वाली एक स्लेज होती है जो एक रेल ट्रैक पर ध्वनि की गति से भी तेज दौड़ती है। इससे उड़ान की वास्तविक स्थितियों का सटीक अनुकरण हो पाता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा दूसरे कथन में छिपा है, बिना असली विमान को जोखिम में डाले। एक लड़ाकू विमान अरबों रुपए का होता है। हर परीक्षण के लिए उसे उड़ाना बहुत महंगा और जोखिम भरा है। इस सुविधा से हम जमीन पर ही सैकड़ों बार सुरक्षित और सस्ते में परीक्षण कर सकते हैं। और तीसरा कथन इसकी लोकेशन बताता है, TBRL चंडीगढ़, जो DRDO की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने पायलटों की सुरक्षा को लेकर अब सिर्फ विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं है। ये आत्मनिर्भरता का एक बहुत ही जमीनी लेकिन जरूरी पहलू है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये GS पेपर 3 के प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और रक्षा प्रौद्योगिकी से सीधा जुड़ता है। मेंस में सवाल आ सकता है, रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में DRDO जैसी संस्थाओं की क्या भूमिका है? हाल के उदाहरणों के साथ चर्चा करें। इसमें RTRS सुविधा का उल्लेख करना ये दर्शाएगा कि उम्मीदवार रक्षा क्षेत्र में भारत की स्वदेशी क्षमताओं की गहराई को समझता है। ये सिर्फ हथियार बनाने की बात नहीं है, बल्कि उन हथियारों के परीक्षण के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने की भी बात है। समझ गई। रक्षा तकनीक की इस तेज रफ्तार दुनिया से चलिए अब वापस अर्थव्यवस्था की ओर लौटते हैं, जो इस समय एक बहुत ही दिलचस्प स्वीट स्पॉट में बताई जा रही है। हाँ, गोल्डीलॉक्स की स्थिति में। हमारा अंतिम प्रश्न इसी अवधारणा पर है। संदर्भ है कि RBI गवर्नर ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को गोल्डीलॉक्स पीरियड बताया है। सवाल है, गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? और सही विकल्प है बी, मध्यम आर्थिक विकास और कम मुद्रास्फीति। ये गोल्डीलॉक्स शब्द थोड़ा अजीब लगता है, इसका क्या मतलब है? ये गोल्डीलॉक्स शब्द मुझे हमेशा दिलचस्प लगता है। अर्थशास्त्रियों ने बच्चों की कहानी गोल्डीलॉक्स और 3 भालू से एक शब्द चुरा लिया है। कहानी में गोल्डीलॉक्स को 3 कटोरों में दलिया मिलता है, एक बहुत गर्म, एक बहुत ठंडा और एक बिल्कुल सही। एक गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था वही बिल्कुल सही वाली स्थिति है। मतलब न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। अर्थव्यवस्था में इसका क्या मतलब हुआ? अर्थव्यवस्था में बहुत गर्म का मतलब है विकास दर बहुत तेज है, जिससे महंगाई यानी मुद्रास्फीति बेकाबू हो रही है। बहुत ठंडा का मतलब है विकास दर बहुत धीमी है या मंदी आ गई है। गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था वह आदर्श स्थिति है जहां विकास दर स्थिर और मजबूत है, लेकिन इतनी तेज नहीं कि महंगाई बढ़ जाए। यह स्थिर विकास और कम मुद्रास्फीति का एक सुनहरा संतुलन है। तो ये तो एक बहुत अच्छी स्थिति लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सही वाली स्थिति कितनी नाजुक है। क्या चीज इस संतुलन को बिगाड़ सकती है? यही मेंस का सवाल है। ये स्थिति बहुत नाजुक होती है। GS पेपर 3 में पूछा जा सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गोल्डीलॉक्स की स्थिति को बनाए रखने में क्या प्रमुख चुनौतियां हैं? इसका उत्तर देते समय आपको उन कारकों का विश्लेषण करना होगा जो इस संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल, कोई बड़ा भू राजनीतिक संघर्ष या मानसून का खराब होना। तो आज हमने 5 अलग-अलग विषयों पर 5 सवालों का विश्लेषण किया, और एक बात साफ है, हर सवाल के पीछे एक कहानी है, एक संदर्भ है और कई सारे अंतर्संबंध हैं। हाँ, हमने देखा कि कैसे एक अदालत का फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा है, एक व्यापार समझौता भू राजनीति से, एक ऐतिहासिक हस्ती आधुनिक भारत के निर्माण से और एक आर्थिक शब्द संतुलन की चुनौती से। बिल्कुल, ये स्पष्ट है कि तैयारी के लिए खबरों को केवल पढ़ना ही नहीं, बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स, उनके ऐतिहासिक संदर्भ और बड़ी तस्वीर से उनके कनेक्शन को समझना भी जरूरी है। और अंत में विचार करने के लिए एक बात छोड़ना चाहूंगा। इन सवालों को देखने के बाद सोचने वाली बात यह है, क्या करंट अफेयर्स को केवल तथ्यों के संग्रह के रूप में देखना काफी है, या हर खबर के पीछे के क्यों और कैसे को समझना ही सिविल सेवा परीक्षा की असली कुंजी है?
इस पर सोचिएगा।